हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान यानी कि राज्य मानवाधिकार आयोग तथा इसी के साथ ही हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे किस प्रकार से जो है मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम बात करें कि सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जिसका गठन जो है 10 दिसंबर 1948 को किया गया था, किसके अनुरूप किया गया था? तो पेरिस सिद्धांतों के जो है अनुरूप यहाँ पर किया गया था। फिर हम बात करेंगे यानी कि दिसंबर 1993 में से क्या किया गया? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसको अपनाया गया। आगे हम बात करेंगे कि कौन से दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो 10 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। आगे हम देखो यहाँ पर बात करें यानी कि दोनों का कंपैरिजन अगर करके हम पढ़ें यहाँ पर, तो अगर हम देखें कि स्थापना, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी। जबकि हम राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 18 जनवरी 1999 में हुई थी। परंतु यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इसने अपना कार्य प्रारंभ करना कब से शुरू किया था? मार्च 2000 से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब दूसरी बात आती है कि कौन से प्रकार का है, यानी कि अगर भारतीय संविधान के अनुच्छेद में किसी में निहित है तो हम उसे कहेंगे संवैधानिक है, और अगर किसी विधि के तहत बनाया गया है तो उसको हम कहेंगे कि वो किस प्रकार का है? सांविधिक है, अर्थात वैधानिक प्रकार का है। तो यहाँ पर इसका गठन जो है ना, तो हम कहेंगे प्रकृति की बात करेंगे, यानी कि इसका नेचर कैसा है। तो हम सभी को पता है कि ये राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत गठित किया गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये कैसा हुआ है? तो हम कहेंगे ये सांविधिक है ना, यानी कि विधि के अनुरूप जो है इसका गठन किया गया है। अर्ध न्यायिक है तथा परामर्शदात्री है। इसका मतलब क्या है? परामर्श देने का कार्य करता है, क्योंकि इसकी सलाह मानी जाए ऐसा नहीं हो सकता, मतलब इसकी सलाह जो होगी वो बाध्यकारी नहीं है। वैसे ही राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की बात करें तो ये भी कैसा है? तो ये भी सेम प्रोसेस रहेगा, गैर संवैधानिक है, सांविधिक है, वैधानिक है और अर्ध न्यायिक है। आगे हम बात करें कि गठन और स्थापना की, तो सेम आपको ध्यान रखना है, दोनों ही जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत जो है इसकी स्थापना हुई थी। आगे हम बात करें, देखिए यहाँ पर कि इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का है। दोनों का स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पर एक अध्यक्ष होता है, और अध्यक्ष कौन हो सकता है? तो या तो कोई पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहा हो, यानी कि सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, और या फिर अन्य न्यायाधीश में से भी कोई भी हो सकता है, उसे क्या बनाया जा सकता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो है अध्यक्ष बनाया जा सकता है। पहले यहाँ पर ये कंडीशन थी कि केवल और केवल यहाँ पर किसके, तो हम कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट का जो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होगा केवल उसे ही बनाया जाएगा। परंतु 2019 में संशोधन हुआ जिसके तहत ये प्रावधान किया गया कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश भी है तो भी क्या बनाया जा सकता है? अध्यक्ष के रूप में उसे जो है अपॉइंट किया जा सकता है। फिर यहाँ पर इसके अलावा 5 सदस्य कौन होंगे? तो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है ना, या फिर दूसरा हम कह सकते हैं सेवानिवृत्त हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो सकता है, या 3 मानवाधिकार ज्ञाता जो है और इनमें से क्या होना? एक महिला का होना क्या है? आवश्यक होगा। इसके अलावा ध्यान रखेंगे 7 पदेन सदस्य में कौन कौन शामिल होगा? तो एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसके अलावा हम बात करें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की बात करें, राष्ट्रीय एसटी आयोग, राष्ट्रीय एससी आयोग, दोनों यहाँ पर शामिल होंगे, और दिव्यांग जनों हेतु यानी कि मुख्य आयुक्त का प्रावधान किया गया है। इसी के साथ ही आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय महिला आयोग। तो ये क्या होंगे? सातों के सातों पदेन सदस्य यहाँ पर होंगे। अब हम राज्य मानवाधिकार आयोग की बात करें तो यहाँ पर भी क्या होगा? यहाँ पर भी जो है एक अध्यक्ष होगा, और अध्यक्ष जो है वो किससे अपॉइंट किया जाएगा? तो हम करेंगे या तो वो क्या हो? हाई कोर्ट का जो है मुख्य न्यायाधीश रहा हो, यानी कि सेवानिवृत्त, या मुख्य न्यायाधीश के अलावा जो भी अन्य सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो उन्हें भी क्या बना सकते हैं? अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट कर सकते हैं। तो 1+2 जो है यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर में होता है।
एक मुख्य यानी कि एक तो मुख्य हो जाएगा और दो जो है अन्य सदस्य होंगे। और दो अन्य सदस्य कैसे होंगे, जिनकी पृष्ठभूमि जो है वो कैसी होगी, न्यायिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए होंगे, अर्थात या तो वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो सकते हैं या फिर जिला न्यायाधीश हो सकते हैं, जिन्हें यानी कि 7 वर्ष का क्या होना चाहिए, अनुभव होना आवश्यक है। और मेन चीज क्या है कि मानवाधिकारों का जानकार भी होना आवश्यक है। यहाँ पर देखिए नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति जो है, पहली बात तो धारा 22 के अधीन जो है इसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की। फिर हम बात करेंगे कि किसके द्वारा जाएगी, तो राष्ट्रपति करता है। किसकी सिफारिश पर करेगा, तो 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर करता है। अब ये 6 सदस्य कौन से होंगे जिनके आधार पर ही इसकी नियुक्ति की जाएगी, तो पहला तो होगा प्रधानमंत्री जो कि इसका अध्यक्ष होगा, दूसरा यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री होगा, तीसरा लोकसभा अध्यक्ष होगा, साथ ही लोकसभा विपक्ष का नेता होना भी आवश्यक है, राज्यसभा का उपसभापति शामिल होगा और राज्यसभा का यानी कि विपक्ष का नेता भी जो है क्या होगा, इसमें शामिल होगा। और इस समिति की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति क्या करेगा, अध्यक्ष और सदस्यों की जो है नियुक्ति कर सकता है। इधर हम देखें राज्य मानवाधिकार आयोग की, तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है, बट वहाँ राष्ट्रपति, तो यहाँ पर राज्यपाल करेगा। कितने सदस्यीय समिति होगी, तो 6 सदस्यीय समिति होगी। कौन कौन शामिल होगा, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री शामिल होगा, राज्य का गृह मंत्री शामिल होगा, विधानसभा का अध्यक्ष होगा, विधानसभा का विपक्ष का नेता, अगर विधान परिषद है तो वहाँ पर सभापति होगा और विधान परिषद है तो विपक्ष का नेता होना आवश्यक है। परंतु ध्यान रखेंगे, चूंकि राजस्थान में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है, तो यहाँ पर जो है 4 सदस्यीय समिति होती है, ये 2 पर्सन इसमें शामिल नहीं होंगे। आगे हम बात करें, देखो कार्यकाल की बात करें कि इसका समय जो है कितना होता है अध्यक्ष और सदस्य का, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 2019 के संशोधन के द्वारा क्या किया गया है, धारा 24 में इनका जो समय रहेगा, इनकी जो समय अवधि रहेगी वो 3 वर्ष, या तो 3 वर्ष पहले या फिर 70 वर्ष, जो भी इनमें से पहले हो वो इनका कार्यकाल रहेगा। वही हम बात करें राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की, तो यहाँ पर भी 3 वर्ष और 70 वर्ष होगा, जो भी आयु पहले हो, और ये पुनर्नियुक्ति योग्य होंगे, पुनर्नियुक्ति इनकी हो सकती है। अब बात करेंगे कि इनको पद से जो है किस प्रकार हटाया जा सकता है, तो पहली बात तो पद से हटाने का जो आधार बताया गया है वो आपके धारा 23 में बता रखा है। कैसे हटाएंगे भाई, अगर मान लीजिए खुद से त्याग पत्र देना है तो किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा, और अगर पद से हटाना है तो राष्ट्रपति जो है इसको पद से हटा सकता है, परंतु सुप्रीम कोर्ट की जांच पर अगर वो व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो ही उसको हटाया जा सकता है। वैसे ही राज्य मानवाधिकार आयोग की बात करेंगे तो यहाँ पर चाहे तो वो स्वयं क्या दे सकता है, राज्यपाल को त्याग पत्र दे सकता है, और पद से हटाने का कार्य जो है वो किसके द्वारा किया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा जो है पद से हटाने का कार्य किया जाएगा। परंतु ध्यान रखने वाली बात क्या है कि सुप्रीम कोर्ट की जांच के पश्चात ही इसे राष्ट्रपति हटाएगा, और जांच के दौरान जो है राज्यपाल इसे क्या कर सकता है, केवल निलंबन का कार्य जो है यहाँ पर कर सकता है। अब देखिए पद मुक्त के लिए यानी कि सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा। पहली बात तो हटाने का आधार क्या है, तो हम कहेंगे कदाचार और अक्षमता जो है, 2 ही आधार यहाँ पर बताए गए हैं। फिर हम बात करेंगे यानी कि उच्चतम न्यायालय जांच कर सकता है, उसके बाद ही हटाएगा, लेकिन बिना जांच के पदमुक्त भी जो है क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हो सकते हैं। कब हो सकते हैं, कौन सी कंडीशन है कि अगर मान लीजिए दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, किसी आर्थिक लाभ पर पद पर कार्यरत हो, है ना, इसका मतलब यही है कार्य क्षेत्र से बाहर रोजगार मतलब अन्य आर्थिक लाभ पर कोई कार्य जो है कर रहा हो, शारीरिक मानसिक रूप से विकृत हो चुका हो, या फिर न्यायालय के द्वारा जो है उसे अपराध सिद्ध जो है कर दिया गया हो, तो ऐसी कंडीशन में जो है हटा सकते हैं। अगर हम बात करें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो हम कहेंगे दिल्ली में है। राज्य मानवाधिकार आयोग की बात करेंगे तो कहाँ पर है, जयपुर में है। आगे देखिए हम यहाँ पर बात करें कि मानवाधिकार आयोग के बेसिकली कार्य क्या क्या हैं, तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है या कौन सा है, तो ध्यान रखने वाली बात क्या है, और इसमें सबसे फेवरेट आरपीएससी का एक स्टेटमेंट बनता है कौन सा, यानी कि जेल एवं बंदी गृहों का निरीक्षण करना। जबकि हम एक तरफ कह रहे हैं कि केवल सलाहकारी है, तो कई बार दिमाग में आता है कि ये जो है जांच करती है और जेल से तो जो है इसका लेना देना नहीं होगा, परंतु ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जेलों एवं बंदी गृहों का क्या कर सकता है, ये निरीक्षण जो है कर सकता है।
दूसरा बात क्या करेगा, जिसके लिए बनाया गया है यानी कि मानव अधिकार जो है उनके संरक्षण के लिए क्या करेगा, यानी कि जन जागरूकता करेगा। दूसरी क्या है कि मानवाधिकार क्षेत्र में कार्य जो गैर सरकारी संगठन होंगे उनकी सराहना करेगा। अंतरराष्ट्रीय समझौते और जितनी भी संधियां होंगी उनका प्रभावी रूप से क्रियान्वयन किया जाता है इसके द्वारा। न्यायालय में लंबित मामले में क्या करना, हस्तक्षेप कर सकता है। मानवाधिकार से उल्लंघन या मैं कहूँ मानवाधिकार के उल्लंघन की जांच कर सकता है, परंतु कंडीशन क्या है कि 1 वर्ष से जो है क्या होने चाहिए, कम समय के होने चाहिए। अब राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण आयोग से रिलेटेड अगर हम कुछ अन्य फैक्ट की बात करें, जैसे प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे, न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ मिश्र जी जो है इसके प्रथम अध्यक्ष थे। प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष की बात करें डॉक्टर शिवराज वी पाटिल थे, जबकि सर्वाधिक कार्यकाल की बात करें तो उनका नाम था केजी बालकृष्णन जो कि 2010 से 2015 तक रहे थे। अच्छा, कई बार पूछ लिया जाता है, मान लो स्टेटमेंट दे दिया जाएगा कि अभी तक राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण आयोग में केवल 3 महिलाओं ने कार्य किया है या अध्यक्ष पद पर रही हैं, तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि अभी तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में किसी भी महिला ने जो है अध्यक्षता ग्रहण नहीं की है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक बहुत ही फेमस एक स्टेटमेंट है न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू का, जिन्होंने कहा था कि मानवाधिकार संरक्षण आयोग क्या है, एक कागजी एक शेर दंत विहीन बाघ के समान है या बाघ है, ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान अध्यक्ष की बात करेंगे तो विजया भारती सयानी जो है कार्यवाहक जो है इसके अध्यक्ष है। आगे राज्य मानवाधिकार संरक्षण आयोग से संबंधित अन्य प्रमुख तथ्य की बात करें तो वही प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो कांता भटनागर है। इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि न्यूनतम कार्यकाल जो है किसका रहा है, तो भी आंसर क्या हो जाएगा, कांता भटनागर का है। और साथ ही हम कहेंगे कि मद्रास हाई कोर्ट की जो है ये मुख्य न्यायाधीश भी रह चुकी है। जस्टिस सैयद सगीर अहमद जो है इनका क्या ध्यान रखना है, यानी कि ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश थे। नगेंद्र कुमार जैन, इनका क्या है, सर्वाधिक कार्यकाल रहा है 2005 से 2010 तक, और त्रैमासिका पत्रिका निकाली जाती है जिसका नाम है मानवाधिकार संदेश, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें कि देखिए कि मार्च 2000 से लेकर है ना, जब से इसकी शुरुआत हुई थी मतलब कार्य करना प्रारंभ किया है, और वर्तमान 2024 तक की बात करें तो यहाँ पर जैसे कांता भटनागर रही हैं सबसे पहले, अभी हमने बात की थी कि मद्रास हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश भी रह चुकी हैं और न्यूनतम जो है इनका कार्यकाल भी रह चुका है। फिर इसके बाद बने हैं सैयद सगीर अहमद, और उसके बाद जो है कार्यकाल रहा है नगेंद्र कुमार जैन का। फिर उसके बाद बने हैं प्रकाश टाटिया, और प्रकाश टाटिया के बाद बने हैं गोपाल कृष्ण व्यास, और अभी जो है वो चेंज हुए हैं 2024 में जिनका नाम क्या है, गंगा राम मूलचंदानी। अभी देखिए कहाँ पर आपके काम आएगा, आजकल जो है राजस्थान पॉलिटी में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा व्यक्ति है या ऐसा कौन सा है जो राज्य मानवाधिकार आयोग के जो है अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं किया है या अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुका है, तो वहां पर जो है इस प्रकार की चीजें आपके काम आएंगी। आगे देखिए यहाँ पर हम चर्चा करें कि वर्तमान अध्यक्ष की हमने बात की तो गंगाराम मूलचंदानी जो है वर्तमान अध्यक्ष है, और वर्तमान सदस्य की बात करें क्योंकि 1+2 है इसका भी स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर रामचंद्र सिंह झाला और दूसरे व्यक्ति हैं अशोक गुप्ता। अब एक चीज और ध्यान रखनी है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में संशोधन हुआ था, कब हुआ था, पहली बार तो 1993 का जब एक्ट बना था तो उसके तहत जो इसका गठन किया गया था, फिर 2006 में जो है इसमें एक बार फिर अमेंडमेंट हुआ, और अभी हम बात करें कि प्रेजेंट टाइम में कब हुआ है तो 2019 में क्या हुआ है, इसमें संशोधन हुआ है, और संशोधन के तहत जो है क्या क्या चेंजेस किए गए वो आपको ध्यान रखने, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे केवल उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, पहले ये कंडीशन थी है ना जब संशोधन नहीं हुआ था, लेकिन अभी क्या किया गया है कि मुख्य न्यायाधीश भी बन सकता है और सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे तो दोनों ही यहाँ पर कोई भी हो वो बन सकता है। दूसरा क्या किया गया है, सदस्य संख्या, जैसे यहाँ पर पहले 1+2 हुआ करती थी, हमने बात भी की थी, लेकिन अभी क्या किया गया है 2 से सदस्य संख्या बढ़ाकर 3 की बात की गई है, और यहाँ पर कहा गया है कि एक महिला क्या होगी, अनिवार्य रूप से शामिल होनी चाहिए पूरे स्ट्रक्चर में। कार्यकाल की बात करेंगे तो पहले जो है इसका कार्यकाल 5 वर्ष 70 वर्ष हुआ करता था, परंतु यहाँ पर वर्तमान की बात करेंगे तो 3 वर्ष और 70 वर्ष जो है अभी वर्तमान में है। और ध्यान रखने वाली बात क्या है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारतीय
यानी कि जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था तो उस समय इसके सदस्यों की जो है कार्यकाल इतना था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि प्रारंभ की बात करें या वर्तमान की बात करें, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में अलग अलग हो जाता है, तो ये भी आपको जो है एग्जाम की दृष्टिकोण से याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर मानवाधिकार आयोग के समक्ष चुनौतियाँ क्या क्या हैं। तो एक इम्पोर्टेंट अगर मैं कहूँ तो सबसे बड़ी बात है कि कोई भी एक विशेष तंत्र की जो है स्थापना इसके लिए नहीं की गई, पहली चीज़। तो फिर दूसरी चीज़ कहेंगे, जैसे नाम से समझ में आ रहा है, शुरुआत में जब हमने स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये केवल परामर्शदात्री है, अर्थात इसकी सलाह को मानना या ना मानना अलग डिपेंड करता है। सलाह यानी कि जो इसकी सलाह है वो बाध्यकारी नहीं है किसी के ऊपर, तो हम कहेंगे तो केवल ये सिफारिश ही कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसे किसी भी व्यक्ति को ना जुर्माना लगाने का अधिकार है और ना ही किसी को क्षतिपूर्ति दिलाने का कार्य कर सकता है। हाँ, किसी को क्षतिपूर्ति दिलाने के लिए यानी कि सिफारिश कर सकता है परंतु दिला नहीं सकता है। संसाधनों की अपर्याप्तता, ये तो हर चीज में जो है मेन मुद्दा होता है, संसाधन जो है कम होते हैं, तो इस वजह से जो है यहाँ पर ये कंडीशन होती है। आयोग केवल उन्हीं मामलों की जांच कर सकता है जिन्हें घटित हुए 1 वर्ष से ही क्या हुआ है, कम समय हुआ है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि कार्य सीमा में सैन्य और अर्धसैन्य बलों को क्या रखा गया है, अलग यहाँ पर रखा गया है। तो ये किस यानी कि ये कुछ प्रकार की चुनौतियां हैं जो कि इसमें जो है बाधक बनती हैं इसको आगे बढ़ने से, कार्य करने से। तो ऐसे ही अन्य यूजफुल वीडियो के साथ कल से फिर मैं दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर।